तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसका जो क्या 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 इन्वेंशन था, क्या क्या कंसेप्ट था उसका। लेकिन अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं और ख़ास करके जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। एटम क्या था? एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन साहब, एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये पहला पॉइंट था उनका कि एटम जो है वो उनका, एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अपना, किस चीज का? एलिमेंट का। इससे इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्लस उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वगैरह वगैरह। अब आज जो हमको पढ़ना है वो है लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखो, डाल्टन साहब का किसी भी थ्योरी का एक लिमिटेशन होता है, उसका एक्सप्लोरेशन का कोई ना कोई एक सर्टेन फिक्स जगह होता है, उससे आगे लोग नहीं जा पाते, ठीक। यही सेम केस किस में हुआ? तो अपने डाल्टन साहब के थ्योरी में भी हुआ। उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया था कि एटम जो है वो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। लेकिन जब एटम के एलिमेंट के बारे में फर्दर स्टडी किया गया तो एटम वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पीसेस लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनका पहला थ्योरी, जिनका पहला जो कंसेप्ट था कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, वो क्या होता है? तो एटम होता है, ठीक है। क्या होता है? एटम। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? तो एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। लेकिन यहीं पे सबसे पहला पॉइंट इनका, जो इनके थियरी का पहला लिमिटेशन यही आता है कि भैया एटम वाज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। पहला लिमिटेशन का ये था। सेकेंड लिमिटेशन क्या हुआ इनका? एटम वाज नॉट द, यहाँ एक चीज डाल लो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं था, ठीक है, इट वाज फर्दर सब डिवाइडेड। अब सेकेंड पॉइंट क्या था इनका? अकॉर्डिंग टू डाल्टन साहब क्या है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, सुनो बात को समझोगे अच्छे से, किसी भी एलिमेंट का जो एटम का जो मास नंबर है वो सेम होगा। सपोज करो ऑक्सीजन है, अब O2 है, अब इसका जो दो O से बना, ये एक O और दूसरा भी O, ठीक है। जब ये दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया तो बनता है अपना O2, ठीक है। डायटोमिक स्टेट में ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। उनका कहना क्या था कि जैसे ये है वन फर्स्ट ऑक्सीजन, ये इनका क्या है? सेकेंड ऑक्सीजन एटम। अब जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम और सेकेंड ऑक्सीजन एटम दोनों का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, मतलब इक्वल होगा। बट जब हम आइसोटोप की बात करते हैं, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, आइसोटोप में जाके ये थ्योरी फेल कर जाता है। क्यों फेल करता है? सबसे पहले जानो कि आइसोटोप होता क्या है। हम अगर डाल्टन साहब की थ्योरी की बात करते हैं, इसके लिमिटेशन की बात करते हैं, तो एक इनका लिमिटेशन क्या था? ये कह रहे थे कि एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट के एटम्स का सेम होता है। लेकिन जब आइसोटोप की बात करते हैं तो ये नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि सपोज कोई एक अपने पास एलिमेंट है, ठीक है, जो कि है X, ठीक है। अब इसके दो एटम्स है, X1 और X2, ठीक। अब X1 और ये जो X2 है, दोनों का एटॉमिक मास क्या हो सकता है? इक्वल नहीं भी हो सकता है। जब आइसोटोप में क्या बात, जब एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो इनका कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट था डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग? कि भैया हर एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? इक्वल होता है। बट जब आइसोटोप का इन्वेंशन हुआ, जब ये कंसेप्ट हमारे पास आया मॉडर्न केमिस्ट्री में, तो वहां हम लोग क्या मिला कि कोई भी एक एलिमेंट X है,
इसका दो एटम है x1 और x2, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जबकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मास नंबर भी इक्वल ही होगा। सपोज करो इस x का इस दोनों का एटॉमिक मास जो था वो अपने पास A1 और A1 था, राइट, और इसका मास नंबर क्या था M1 और M1, यही होना चाहिए। बट आइसोटोप में क्या होता है कि सपोज ये दो एटम है अपने पास, इससे एक x है x1 और दूसरा क्या है अपने पास x2। अब इसका एटॉमिक मास तो सेम हो गया A1, बट इसका मास नंबर क्या हुआ, डिफरेंट हो गया M1 और M2, ठीक है। तो पहले इनका दूसरा थ्योरी कहाँ फेल किया, जब आइसोटोप की बात करते हैं। फिर इनका तीसरा थ्योरी क्या था, अब जो तीसरा थ्योरी में क्या था कि अगर डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स है तो उनका एटॉमिक मास इक्वल नहीं होगा। सपोज करो एक एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, ठीक है। इसका जो एटम होगा x और इसका जो एटम होगा y का y x डैश और y डैश इसको नेम कर दो, ठीक है। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा, अब इसका एटॉमिक नंबर ले लो A1 है, ठीक, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है B1 है, राइट। अब इसका जो मास नंबर होगा ना वो डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन साहब की थ्योरी पे। डाल्टन साहब की थ्योरी पे हम बात करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जब हम आइसोबार की बात करते हैं ना तो क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज सेम। ये मास नंबर क्या होता है, M1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आइसोबार जब आइसोबार एग्जिस्टेंस में आया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट उसका मास नंबर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो एक बार फिर डाल्टन साहब का थ्योरी क्या हुआ, फेल कर गया। इस टाइप से हम लोग को जो लिमिटेशन था अपना डाल्टन साहब का वो पता चल गया। अब हम लोग इस पे फर्दर आगे बात करते हैं, क्या है, केमिस्ट्री में जब डाल्टन साहब का थ्योरी आ गया, इन्होंने एटम का दे दिया, लेकिन साथ साथ ये बहुत सारा लिमिटेशन भी आ गया, ठीक है। तो फाइनली अब क्या डिसीजन होता है, अब फाइनली इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद साहब अपने आए कौन आए, तो अपने आए एवोगाड्रो थे, एवोगाड्रो साहब। अब ये जो एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस है ये बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे बनाए रखना है। एवोगाड्रो साहब, ठीक है, एटम आ गया, एटम्स थ्योरी आ गया डाल्टन साहब का। बट अब क्या हुआ, उनके थ्योरी के आने के बाद अब उसका लिमिटेशन भी आया। एक चीज हम और जान रहे हैं कि एलिमेंट के बाद एलिमेंट को सबसे पहले मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स को एटम में डिवाइड किया। लेकिन डाल्टन साहब उससे पहले ही बोल दिए ना कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा, नहीं भैया ऐसा बात नहीं है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ सर्टेन लिमिटेशन आपकी थियरीज की। लिमिटेशंस क्या था, ये तो हमको पता चल ही गया था कि एटम्स का अपना मास नंबर कोई जरूरी नहीं हो कि सेम ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास बराबर नहीं हो, वो सेम भी होते हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, आइसोबार कह रहे थे। अब जब एवोगाड्रो साहब आए तो वो कह दिए कि नहीं, आपकी थ्योरी में कुछ लूप होल्स है। लूप होल्स क्या था ये तो पता चल ही गया था। अब इनके अकॉर्डिंग ये क्या किए कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब एवोगाड्रो साहब ने दो चीजें बोला। फर्स्ट क्या बोला, एक इन्होंने कहा एटम, ठीक, और दूसरा क्या नाम दे दिया इन्होंने, मॉलिक्यूल। अब एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आफ्टर स्मॉल पार्टिकल देन मॉलिक्यूल। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, मॉलिक्यूल जो होता है, जब एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले वो मॉलिक्यूल में निकलता है, ठीक। और मॉलिक्यूल का जब फर्दर सब डिवीजन क्या निकलता है, एटम निकलता है। जो केमिस्ट्री हम अब पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है। पहले तो डाल्टन साहब ने कह दिया ना कि भैया अपने पास एलिमेंट है, एलिमेंट सबसे छोटा रूप क्या है, तो एटम है। एवोगाड्रो साहब ने अपना अलग हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमारे पास क्या है कि कोई भी एलिमेंट का सबसे पहले मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से फिर एटम होता है। अब मेन बात यह है कि भैया हुआ क्या, एवोगाड्रो को हाइपोथेसिस आया गया। तो सबसे पहले अपने दो साइंटिस्ट थे, गे और लुसाक। इन्होंने कहा कि डाल्टन साहब ने सबसे पहले ये समझो कि डाल्टन साहब ने क्या कहा था।
उन्होंने कहा था कि एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर इन सिंपल रेशियो। लॉज याद है आप लोगों को, लॉज में क्या था कि कोई भी जो एलिमेंट होता है आपस में रिएक्ट करता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब वो चीज क्या होता है, तो गे और लुसाक ने कहा, ये दो साइंटिस्ट जो थे अपने, इन्होंने कहा कि ठीक है प्रोपोर्शन तो ठीक है कि एक फिक्स रेशियो में जाकर के, ठीक है, दो एलिमेंट x प्लस वाई कंबाइंस टू फॉर्म एंड डिफरेंट एलिमेंट दैट इज एक्स वाई। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो x का वॉल्यूम है, जो y का वॉल्यूम है, वो दोनों क्या होगा, फिक्स होगा, तब जाके एक अपना नया एलिमेंट बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स वाई कहेंगे। इसको फर्दर एक्सप्लेन किसने किया, तो वो थे अपने एवोगाड्रो साहब। इसलिए हमको जरूरत पड़ता है एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस का कि वो कैसे हुआ। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही।